अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू मिल्लत टाइम्स। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हिंदुस्तान में फिर एक मरतबा मॉब लिंचिंग का सिलसिला बढ़ गया है और पिछले दिनों में कई सारे मॉब लिंचिंग के केसेस आए हैं और खास तौर पर इन्हीं रियासतों में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली के अतराफ में। सवाल सबसे बड़ा यही होता है कि हर मॉब लिंचिंग में जो शरपसंद है, जो आतंकी भीड़ होती है, वो मुसलमानों को निशाना क्यों बनाती है। इसी मुद्दे पर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं कई अहम मेहमान, जनाब एडवोकेट शाहिद अली साहब, आप दिल्ली हाई कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर अभय कुमार, आप कॉलमिस्ट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। और हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट मोहतरमा शीबा असलम फहमी। आप सबका मिल्लत टाइम्स में तहे दिल से खैर मकदम है, स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत शीबा असलम आपसे ही कि मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में अब एक नया ट्रेंड बन गया है और हमेशा आतंकी भीड़, जरा सी बात होती है लोग किसी की जान ले लेते हैं। मुसलमानों की ज्यादा जान जाती है लेकिन दूसरे लोग भी निशाने पर आते हैं। दलितों की भी मॉब लिंचिंग होती है, दूसरों की भी होती है। तो ये जो भीड़ है हमारे यहाँ, ये भीड़ क्यों जान लेने पर फौरन आमादा हो जाती है? उन्हें कानून का, आइन का डर क्यों नहीं होता है? इसमें 2-3 आयाम हैं, इसके डायमेंशंस हैं। एक तो ये कि भीड़ को एक तरह से सेल्फ ट्रिगर्ड मोड में डाला गया है, यानी कि वो जब चाहे जहाँ चाहे ट्रिगर हो जाएं और कोई वजह हो कोई वजह ना हो, बस उनको अगर वो ये ठीक लगे कि वो इस वक्त ये उनका टाइम है और वो जो चाहे कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। जब वो गुनाह कर चुकेंगे उसके बाद भी कोई सज़ा देने वाला नहीं होगा सिस्टम। ये जो भरोसा है कि वो बच जाएंगे अपराध करके, उसकी वजह से ये हुआ है कि अगर आप दलित हैं, अगर आप महिला हैं, अगर आप आदिवासी हैं और अगर आप मुसलमान हैं, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। भीड़ को ये पूरा भरोसा होता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से डिस्ट्रक्ट करके, तहस नहस करके एक फ़ायदा भी हो रहा है। हम चाहे या ना चाहें, लगातार हमें इन मुद्दों से ही जूझना पड़ रहा है। हम चाहते थे कि जीडीपी पे बात करें, हम चाहते रोजगार पे बात करें, हम चाहते थे कि जो मेल न्यूट्रिशन है, जो हंगर डेथ्स हैं, उन पर बात करें, लेकिन ये इतनी अर्जेंट केसेस हो जाते हैं कि आप और कुछ कर ही नहीं सकते सिवाय इसके कि आप इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घिरे रहें। तो जो सेंस ऑफ इमीडिएसी है इनके साथ जुड़ा हुआ कि ये अभी हुआ है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और सर्कमस्टेंसेस क्या थे, उन पर बात करते हुए कि आप बस जो सबसे मुखर इदारा है सरकार का, पुलिस, बस आप पुलिस के इर्द गिर्द बात करके बात खत्म कर दें। जो कॉम्प्रिहेंसिव फेल्योर है इस सरकार का, एक शानदार नाकामी है इस सरकार की, आप उस पर बात ना कर सकें। एडवोकेट शाहिद अली साहब, हिंदुस्तान में ये मॉब लिंचर जो है, जो आतंकी भीड़ है, ये खास तौर पर मुसलमानों को क्यों निशाना बनाते हैं? इनका मकसद डर पैदा करना होता है, किसी एक को मार करके हजारों लोगों में खौफ का माहौल पैदा करना, या महज एक वाकया होता है पैसे का लेन देन, किसी और मामला हो या मार देते हैं? क्या मकसद है इन लोगों का? कौन लोग हैं इसके पीछे? देखिए, ये तो एक सर्वविदित सत्य है, ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि आज की डेट में मॉब लिंचिंग के जो सबसे ज्यादा शिकार हैं वो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों के साथ में ये सब कुछ होता है। चाहे वो हमारे दलित भाई हों या मुसलमान जो दलितों से भी निचले स्तर पर चले गए हैं वो हों, जैसा अभी कहा शिवा ने, हमारी बहनें हों, ये सब लोग सामाजिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं और जो भी सामाजिक दृष्टि से कमजोर होता है उसको और दबाने की कोशिशें की जाती हैं, हमेशा से होता रहा है ये। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना था। जुलाई 2018 में बहुत जबरदस्त एक ऑर्डर किया और 11 प्रिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जिस तरह दवाएं प्रोवाइड करते हैं ना बीमारी के लिए, तो इस कैंसर को खत्म करने के लिए 11 सूत्रीय एक ऑर्डर पास किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी, बहुत सख्त तरीन अल्फाजों में, सख्त तरीन लहजे में, कि साहब आप इस पर कानून बनाइए। और ना सिर्फ इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी, बल्कि जो अलग अलग जगहों में स्टेट्स में सरकारें हैं, हम ब्लेम दे देते हैं बीजेपी को तो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वो तो खुली तौर से कहती है कि हम आपका काम नहीं करते हैं। लेकिन जो दूसरे स्टेट्स हैं इस मुल्क के अंदर जहां पर की सो कॉल्ड सेकुलर सरकारें हैं, उन सरकारों को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि साहब आपने यहाँ कानून बनाइए इसको रोकने के लिए। लेकिन अभी तक भी कहीं भी कानून नहीं बनाया गया है। नोडल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होना था, वो भी नहीं किया गया है।
एक पूरा एक मैकेनिज्म तैयार करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उस मैकेनिज्म पे अगर काम हो जाता तो मॉब लिंचिंग मेरा ख्याल ये बिल्कुल 0% पे आ जाती, क्योंकि उसमें डिटेरेंट पनिशमेंट की बात भी की गई, उसमें 6 महीने के अंदर सजा दी जाएगी, सजा दिलवाई जाएगी, इसकी बात की गई, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात भी की गई, उसमें जो लोग विक्टिम है, विक्टिम को कंपेंसेशन, एडिकेट कंपेंसेशन देने की बात भी की गई। और ये साथ में कहा गया कि कंपेंसेशन देते वक्त आप ये नहीं देखेंगे इनका मजहब क्या है, या उन पे सजाएं करवाते वक्त या उनको प्रोसिक्यूट करते वक्त आप उनका मजहब नहीं देखेंगे। तो ये सारी की सारे जब मैकेनिज्म ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, अभी ट्रिपल डिवोर्स पर या किसी भी और चीज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जरा सी बात कही कि साहब आप कंसिडर करिए, वो फौरन गए वहां पर जाके एक कानून बना के ले आए, क्योंकि उनको मजा आता है कि कोई चीज कुरान के खिलाफ हो, कोई चीज मुसलमानों के खिलाफ हो। तो उसमें क्या है कि मुसलमानों के खिलाफ या कुरान के खिलाफ काम करने में इसलिए मजा आता है क्योंकि उनका मानना यह है कि उनके जो भक्त हैं वो उससे खुश हो जाते हैं। पूरा तो मुल्क भक्त नहीं है ना, ये बहुत थोड़े से लोग हैं, चूंकि जो ज्यादा लोग हैं, जो मेजोरिटी वो डिवाइड हो गई है बहुत सारी जगह पर। तो मेजोरिटी के बहुत सारी डिवाइड होने की वजह से बहुत जगहों पर ये माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी सरकार में आ गई है। तो ये अपनी उसी माइनॉरिटी को कंसोलिडेट करने के लिए, और ये जो डिवीजन है बाकी लोगों का, अच्छे लोगों का, तकरीबन 70% लोगों का डिवीजन है, उस डिवीजन को और ज्यादा गहरा करने के लिए उस पर काम ये कर रहे हैं। तो ये ले आए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी तो कहा कि भाई इस पर कानून बनाइए, नहीं बनाया। तो बड़े शर्म की बात यह है कि हम बीजेपी को, तो जैसे मैं भी इल्जाम लगा रहा हूं, नहीं किया उन्होंने कि साहब वो मुसलमानों से दुश्मनी मानते हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड सेकुलर सरकारें हैं वो तो मुसलमानों के वोट लेके ही बने हैं ना सारे के सारे। वो क्यों नहीं करते इस पे कोई भी काम? वहां क्यों नहीं कानून बनाए जाते? और मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि वो जाएंगे कहां? दोनों तरफ दुश्मन खड़े कर दिए, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, चूज कर लीजिए। तो ये जो चीजें हैं और ये जो मीठे जहर वाले लोग हैं, ये ज्यादा खतरनाक हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में। ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इन्हीं लोगों ने मुसलमानों को दलितों से निचले स्तर पर पहुंचाया है। ये पूरा एक मैकेनिज्म है। अभय कुमार साहब, शाहिद अली साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों के बारे में कहा है कि कानून बनाया जाए, जब दूसरे मामले होते हैं तो फौरन कानून बनाया जाता है। ये एक सेंसिटिव इशू है, जान का मसला है, जिंदगी का मसला है, इस पर क्यों सरकार कानून नहीं बना रही? क्या एक मंशा है इसके पीछे, या इन लोगों को खामोश इशारा है किसी तरह करो, कानून की पकड़ नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी? शुक्रिया आपका। आपने सही कहा कि, और एडवोकेट साहब ने भी अच्छी बात कही उन्होंने, कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस था उसको फॉलो नहीं किया गया। अब आप ही बताइए शम्स तबरेज़ साहब, किससे उम्मीद की जाए? ये जो मॉब लिंचिंग या जो हुजूमी तशद्दुद का जो मामला है 3-4 साल 5 साल से जो ज्यादातर देखने को मिला है 2015 के बाद से, उसमें अगर आप उन सारे केसेस को अगर आप देखें तो एक जो मतलब यूनियन मिनिस्टर थे, काबीना के वजीर थे उस वक्त, वो जो अखलाक के जो कातिल थे उनके घर पे जाके और उन्होंने क्या किया कि वहाँ गए और ट्राई कलर जो होता है, आपको मैं ट्राई कलर यानी तिरंगा में, जी, तिरंगा के साथ उनको लपेटा गया। आपको मैं ये पढ़ के, किताब है लिंचिंग फाइल्स जो है, उससे कुछ लाइंस में पढ़ के बताना चाहता हूँ कि यूनियन मिनिस्टर महेश शर्मा, who had only curiously visited the family of Akhlaq following his murder, sent one of the murderer accused on his last journey wrapped in the national tricolor। तो आप देखिए कि जो लोग मतलब अखलाक के मतलब मर्डर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको मतलब भारत का जो परचम जो है, जो ट्राई कलर है, उसके साथ तिरंगा के साथ जब उनको लपेटा जाता है। और झारखंड के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया कि जब जेल से छूट के आए, जो कि अलीमुद्दीन अंसारी साहब के मामले में कोई कन्विक्ट थे, तो उनको इन्होंने गुलपोशी की और माला उनको पहनाया। तो आप जरा देखिए कि जो हुकूमत में जो वजीर हैं, जो हुकूमत में जो मंत्री हैं, जिनका फर्ज है
कि वो आवाम की फलाह और बहबूद के लिए वो काम करे। ये ऐसे लोग, जो लोग इस तरह के मतलब इन ह्यूमन क्राइम के साथ जो इन्वॉल्व हैं, उनके साथ वो जो उनके साथ जाते हैं और उनको ग्लोरीफाई करते हैं। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको बयान करने के लिए कि मतलब मुल्क कहाँ पहुंच गया है। देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि पॉलिसीज लेवल पे डिबेट होना, पॉलिसीज लेवल पे इख्तलाफ होना किसी भी जमहूरियत के लिए कोई नई बात नहीं है। ये लाजमी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए रिजर्वेशन मुसलमानों को कितना मिलना चाहिए, इसके ऊपर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। रिजर्वेशन कैसा होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर लोगों के अलग अलग सवाल हो सकते हैं। जो मासी पॉलिसी है उसके ऊपर लोगों के अलग ख्यालात हो सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में कितनी नुमाइंदगी मुसलमानों की, अकलियतों की और दीगर महरूम तबकात की, उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन जान कोई किसी का कैसे ले सकता है, मुझे समझ में नहीं आता है। और जो लोग जान लेने के जो बिजनेस में, इस कारोबार में, एक खूनी खेल में शामिल हैं, उनकी मजम्मत करने के बजाय कैसे इस देश के जो मंत्री हैं, इस देश के जो संतरी हैं, वो उनको गुलपोशी करने के लिए और उनकी वाहवाह करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये तो बड़ा ही सिक मेंटालिटी है, बीमारी लगी हुई है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और सिर्फ चंद वोट के लिए, सत्ता में बने के लिए, इक़्तिदार में बने रहने के लोग ऐसा लोग काम कर रहे हैं। ये बात इस तरह भी इशारा करता है कि हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है आवाम के पास। आपने भी जिक्र किया कि जीडीपी पिछले हफ्ते जो 23% जो मनफी मतलब नीचे चली गई है, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं कर रहा। तो उनको जानबूझ के जज्बाती इश्यूज को दिन रात भड़काना है, हिंदू मुसलमान करना है। और जैसा कि शिवा जी ने भी पहले कहा कि ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। अभी एक क्रिश्चियन नौजवान के साथ भी हमला हुआ है, ये आदिवासी लोगों के साथ भी हमला हुआ है, ये आपको एससी कम्युनिटीज के लोग, हमारे दलित भाई हैं, उनको भी नाम नेहाद बीफ के नाम पे उनके ऊपर हमला हुआ है। तो ये हमला मुसलमान जरूर इसके मरकज में है, कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन जितने भी महरूम तबकात हैं सबके ऊपर ये हमला है। और इसकी कहीं ना कहीं पुष्टपनाही जो है वो ऊपर के लोगों की तरफ से हो रही है। और जब तक आवाम के अंदर में बेदारी पैदा नहीं होगी, तब तक मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। जी बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर अपने नाज़रीन को अगर अपडेट कर दें कि पिछले एक हफ्ता में मुल्क में कई जगहों पर मॉब लिंचिंग का केस सामने आया है। अभी बरेली में बासित नाम के एक 32 साल नौजवान को भीड़ ने चोरी के इल्जाम में मारा, दरख्त से बांध कर मारा, और वहीं पर उसकी जान समझे निकल गई। हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वो मुर्दा हो चुका था और उस पर चोरी का फर्ज इल्जाम लगा था। पिछले दिनों एक कैब ड्राइवर मोहम्मद आफ्ताब ही दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहते थे, उन पर 3-4 लोग उनकी गाड़ी में बैठे और फिर उनको उन लोगों ने मार दिया। इसी तरीके से कुशीनगर में पुलिस, एक शख्स ने एक दूसरे को मारा, उसके बाद भीड़ ने पुलिस के हाथ से उस शख्स को छीन करके अपनी निगाहों के सामने मार दिया। और कई जगहों पर मॉब लिंचिंग का वाकया मामला है। आज ही का एक मामला सामने आया है सीतापुर से कि जहां हाजी नसरुद्दीन के घर में कुछ शरपसंद गए और उन्होंने मारपीट उनके साथ की और कहा कि सबको मार देंगे। और कई जगहों पर वाकया इस तरह के पेश आ रहे हैं। शिवा असलम जी, आपसे मेरा एक सवाल यह है कि इस मॉब लिंचिंग के पीछे की जहनीयत क्या है? मेन जहनीयत, एक बात तो जराइम तो हमेशा समाज में रहा है कि आपस में लड़ाई हुई, गुस्सा पे काबू नहीं हो पाता है, दूसरे को मारता है, उसमें ज्यादा चोट आ जाती है। लेकिन क्या ये सब इत्तेफाक ही है कि इसके पीछे एक जहनीयत है, नफ्सियाती तौर पर खौफजदा करना, समाजी तौर पर खौफजदा करना? इस बारे में क्या आपकी राय है? इस वक्त आप ये देखिए कि 2014 में जब नई सरकार आई मोदी साहब की, तो ये कहा गया कि इतने 800 साल या 500 साल बाद देश में वापस हिंदू सरकार आई है, हिंदू राजा आया है। एक मैसेज ये दिया जा रहा था इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म से कि ये अब तुम्हारा शासन आया है, तुम आज़ाद हो, जो मर्जी करो। इसके साथ एक साथ बात ये जोड़ने की है कि शाहिद साहब ने कहा कि ये अक़लियत में हैं जो लोग ये कर रहे हैं, उनके पास कितनी इक़्तिदार कितना है, कितने % वोट है। लेकिन ये जो परसेंटेज है ना, ये बनी रहे, ये कहीं पेट्रोल के प्राइसेस पे बात ना करने लगे, ये बेरोजगारी पे बात ना करने लगे। इसके लिए जैसे जितनी नाकामी सरकार की सामने आती है, उतनी अराजकता समाज में बढ़ाई जाती है। और इसका सीधा संबंध ये होता है कि एक बहुत बड़े तबके पर, मान लीजिए अगर 30-35% भारतीय जनता पर ये उनके जहन में नफरत ड्रिल कर दी गई है, तो उनको ये मैसेज दिया जाता है कि मोदी जी तुम्हारा काम कर रहे हैं, महंगा पेट्रोल ले लो, बेरोजगारी में जी लो,
सब्जी और रोटी तुम्हारी थाली से चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो वो मुसलमानों को तो मार रहे हैं ना, मुसलमानों को तो ठीक कर रहे हैं ना। ये जो एक मैसेज है, इससे कॉन्स्टिट्यूएंसी बचाई जा रही है। जो नफरत के बिना पर पैदा की गई कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बचाई जा रही है। हालत ये हुई है कि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनके पास ना पेंशन है, ना ईपीएफ बचा है, ना नौकरी बची है, ना रोजगार बचा है, वो भी अपनी नफरत के मामले में कहीं से टस से मस नहीं हो रहे हैं। उनको ये लगता है कि मुसलमान इस देश में जबरदस्ती या तो रह रहा है, या ये उसी वक्त पाकिस्तान क्यों नहीं चला गया जब बंटवारा हुआ था। आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप किसी भी अंदाज में बात करिए, कितना भी आपको कोई सेकुलर इशू होगा, आप बात करने आइए, फौरन पाकिस्तान जाने के लिए कहने लगते हैं, फौरन बदतमीजी करने लगते हैं। तो ये जो लोग सबसे ज्यादा परेशान हाल हैं आर्थिक तौर पे, वही लोग साथ में अपनी नफरत में किसी तरह की कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि मुसलमानों के साथ ये सब होना चाहिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हाँ, ये नफरत देखिए, वो बेरोजगार है, मैशत कमजोर है, जॉब नहीं है, हिस्ट्री में जा करके, हिस्ट्री को तोड़ मोड़ करके उनके अंदर एक हीन भावना पैदा की गई है कि इतने साल तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ है, तुम शासित थे, तुम्हारे ऊपर शासन हुआ है और विदेशियों ने तुम्हारे ऊपर शासन किया। ये जो हीन भावना भारतीय जनमानस में ड्रिल की गई है, उस हीन भावना का ये एक, जिसे हम कहते हैं, मुजाहिरा है कि उनको लगता है अब हमारा समय आया है। जबकि सच्चाई ये है कि चाहे वो मुगल बादशाह हो या उनसे पहले के, ये सारे लोग हिंदू राजाओं के साथ मिलके ही इस देश में हुकूमत कर रहे थे और उनका एक लगातार पार्टनरशिप थी। ना सिर्फ पार्टनरशिप थी, रोटी बेटी के रिश्ते थे आपस में, और ये एक मुश्तरका हुकूमतें हुआ करती थी। कभी भी हमने नहीं देखा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ रजवाड़े खत्म हो गए। ये सारे लोग मिलकर हुकूमत कर रहे थे, लेकिन भ्रम ये पैदा किया गया है कि वो जो पंक्चर बना रहा है, वो जो बिरयानी का ठेला लगाए है, उसने तुम्हारे ऊपर कभी हुकूमत की है। वो बेचारा दरबार से जितना दूर आज है उतना ही दूर वो 500 साल पहले भी था। लेकिन ये भ्रम, इस भ्रम को इतनी अच्छी तरह से पेवस्त कर दिया गया जहनों में कि अब उनको लगता है अब हमारा वक्त आया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो तारीख है उसको खराब अंदाज में पेश की गई। हालांकि जो मुगलों की या मुसलमानों की हुकूमत, उन्होंने हिंदुस्तान को अपना समझा, यहाँ रह करके उन्होंने हुकूमत की, उन्होंने इसको गुलाम नहीं बनाया। वो हिंदू राजाओं के साथ मिलकर उनकी हुकूमत थी भाई, उनका रिश्तेदारी उनके यहाँ थी, सारे मिनिस्टर्स, वजीर उनके थे, बिल्कुल गहरा ताल्लुक था उनका। खुद जलालुद्दीन अकबर को, अकबर का जो टाइटल है वो हिंदू ताजरों ने दिया था आगरा में। औरंगजेब को छोड़ के सभी की माएं हिंदू खवातीन थी। तो ये रोटी बेटी के रिश्ते थे। शाहिद अली साहब, ये अभी शीबा असलम ने एक बात कही कि जहनों में सबके नफरत बिल्कुल बैठा दी गई है, और इस नफरत में जो हम देखते हैं ना, अपर कास्ट से ज्यादा जो SC ST और OBC के लोग हैं वो भी शामिल है मुसलमानों से नफरत के मामले में। जहाँ के भी कोई फसाद होता है, कोई तनाज़ होता है, तो उसमें लोग सबसे ज्यादा सामने खुल करके आते हैं। आपका OBC कम्युनिटी से गहरा ताल्लुक भी है। आपको कैसा लगता है कि उन लोगों के जहन में इतनी नफरत कहाँ से आ गई है? क्या मंशा है इसके पीछे? देखिए, पहले तो मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं, दिल्ली में जो अभी राइट्स हुए थे उससे एक बात साबित हो चुकी है कि दलित है वो दलित अब इन लोगों के साथ नहीं है। ये बात साबित हो चुकी है। किन लोगों के साथ? दूर दराज की जगह हैं, वहां पर ये पैगाम अभी नहीं पहुंचा है भले ही, लेकिन अब जो पिटने वाले हैं वो 7000 साल से 5000 साल से पिट रहे हैं। ये लोग 70 साल से पिट रहे हैं, यानी मुस्लिम्स। तो एक दूसरे को लोग पहचानने, एक दूसरे के साथ में आ रहे हैं। तो आपका ये जो सवाल था ना कि ये दलितों के अंदर भी ये वाली नफरत है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। जो दूसरी बात है, सब धर्म को जब आप अफीम के तौर पे लोगों के दिमागों में पेबस कर देंगे और सिर्फ नफरत फैलाई जाएगी, शाम को 4 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाएगी, तो किसी के भी दिल दिमाग में नफरत आ जाएगी। और इन टेलीविजन को देखने वाले ज्यादातर संभ्रांत लोग होते हैं, जो लोग बेचारे काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, उनके पास वक्त ही नहीं होता टेलीविजन देखने का, और ना उनके पास इस तरह का एंटरटेनमेंट करने के लिए वक्त होते हैं। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग 5 बजे तक ड्यूटी अपनी करके आ गए, 4 बजे तक उन्होंने ड्यूटी कर दी, ये पूरा खेल 4 बजे के बाद ही शुरू होता है। और ये जो जहर, जो जिसे मैं अफीम भी कह रहा हूँ, ये जहर नफरतों का उनके दिमाग में दोपहर 4 बजे से यानी फैलाया जाता है। लेकिन एक बात गौर करने की है बहुत ज्यादा है शम्स साहब, और मैं अभय जी से भी कहूंगा, शिवा जी से भी कहूंगा,
कि मेरी बात अगर गलत है तो मुझे आप तस्दीक करें, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, मैं आपको 2014 से पहले लेके चलता हूं। आप लोगों को याद होगा हमने एक आंदोलन भी किया था जब हमने कहा था कम्युनल वायलेंस बिल लागू करिए। किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कम्युनल वायलेंस बिल क्यों लागू नहीं किया कांग्रेस ने? बहुत कोशिश हुई, लोगों ने मुतालबा किया, नहीं, बिल्कुल नहीं करी सर। उन लोगों ने बिल्कुल भी, उन लोगों ने बदतमीजी ये करी कि आखिर में जाते वक्त राज्यसभा में उसको पेश कर रहे हैं, बिल्कुल जहां से हो ही नहीं सकता था। अगर कम्युनल वायलेंस बिल लागू हो गया होता तो मॉब लिंचिंग पे कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़नी थी। मॉब लिंचिंग पे कानून वो बनाएंगे नहीं, और कम्युनल वायलेंस बिल पे लागू काम इन लोगों ने किया नहीं। तो अब ये सोचिए इनमें फर्क क्या है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इनमें फर्क क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर भी ऑर्डर्स कर दिए, लेकिन वो सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं ना भाई, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एग्जीक्यूटिव ने करना है। कानून पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर बनना है। तो कांग्रेस की सरकार होगी तब भी नहीं बनेगा, बीजेपी की सरकार होगी तब भी नहीं बनेगा। शायद साहब आपकी बात से मेरे जहन में एक बात आई कि जो अभी जो मॉब लिंचिंग है, इसका मेन मकसद है डराना, खौफजदा करना समाज को, और ये कोई अभी बीजेपी के दौर में नहीं हुआ है। आजादी के 70 साल की तारीख गवाह है, हर दौर में हर हुकूमत ने अलग अलग तरीके से किया है। मैं यहाँ बताऊं, 1947 के बाद तकसीम वतन और पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों को बहुत ज्यादा मारा गया, एक खौफ का माहौल था मुस्लिम समाज में। उससे आगे बढ़िए तो 70-80 के बाद फसाद का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद 90 के बाद बाबरी मस्जिद के नाम पर हुआ, और कांग्रेस की जो गवर्नमेंट बनी 2004 में, तो दहशतगर्दी के नाम पर बेतहाशा मुस्लिम नौजवानों को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से उठाया गया, गिरफ्तार किया गया। NIA ने बहुत ज्यादा उनको डिस्टर्ब किया, और अभी तक वो जेलों में बंद या कुछ अब निकल रहे हैं, उनकी बेगुनाही साबित हो रही है। 2014 के बाद मॉब लिंचिंग का ट्रेंड बन रहा है। आप दोनों से हमारी बात सब दोनों इत्तेफाक कर रहे हैं। नहीं करके आई थी कि 2002 में जो दंगे हुए हैं उन चीजों से सबक लेते हुए मॉब लिंचिंग का इसका कानून बनाएंगे, कम्युनल वायलेंस का। फिर भी नहीं बनाया। 1947 से लेकर के हुकूमत किसकी रही है सब जानते हैं, फिर भी नहीं बनाया। तो अब मैं बस आपसे यही बात कहना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ कि सत्ता में चाहे वो रहे, सत्ता में चाहे ये रहे, काम सबने एक ही करना है। जब काम सबने एक ही करना है तो इसका मतलब इलाज इसका इसमें नहीं है कि आप इसको जिता दीजिए, इसको जिता दीजिए। इलाज इसका कहीं और है, और वो इलाज कहां पर है उसके लिए सोचने वाली बात है। हम डिफरेंट माध्यम से उस इलाज को भी लोगों के सामने लेके जा रहे हैं, लेकिन आपका चूंकि ये टॉपिक वही है, सिर्फ वो इलाज क्या है, आप इलाज जानेंगे आपसे। ये मैं आपको बता दूं, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। पहले शिवा जी की बात ले लेते हैं, फिर आपसे इलाज जानेंगे। देखिए शम्स, ऐसा है कि हमें थोड़ा सा और पीछे जाकर के देखना होगा। कमजोरों पर जुल्म दुनिया भर के समाजों में होता है। हमने देखा औरतों के साथ और कमजोरों के साथ जुल्म तालिबान ने भी किया, ISIS ने भी किया, क्रिश्चियन समाजों ने भी जीविश लोगों के साथ किया, और हर जगह होता है। मेरा ये कहना है कि ये जो आप इस पर देखिए कि कितनी बार ऐसा होता है कि दलित महिला को पहले उसको उर्गिया करके, उसके कपड़े उतार के, उसको नंगा सब गांव में लेके जाते हैं, फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं, फिर उसको मारते हैं। ये चीज दुनिया में कहीं और नहीं होती है। जुल्म हर जगह है, कत्ल भी हर जगह है, लेकिन ये जो बेइज्जती, बेहुरमती है एक इंसान की, और उससे मैसेज ये दिया जाता है कि पूरी कम्युनिटी जो है वो शर्मसार रहे और हमारे अंगूठे के नीचे रहे। ये प्रैक्टिस भारत में ये प्रैक्टिस आज की नहीं है। दलित महिलाओं के साथ ये पता नहीं कब से हो रहा है, और इसके ऊपर तब भी नहीं कुछ कहा गया, और आजादी के बाद भी कोई मुकम्मल काम इसके ऊपर नहीं हुआ। थोड़ा हम लोगों की भी गलती है कि जब ये सिर्फ दलितों के साथ हो रहा था तब हमें ये अंदाजा नहीं था कि इस पर हमें भी खड़े हो। हम समझते थे ये उनके समाज का मामला है, ये हिंदू समाज के मामला, हम ना बोलें, लेकिन ये गलत था। जुर्म होता है। तो अभी ये समझ में आ रहा है कि जब अभी आप देखिए ना, 2 दिन पहले की खबर है कि एक दलित महिला को निर्वस्त्र करके और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसको पूरी मैसेज देना यह है कि उसकी पूरी कम्युनिटी जो है वो शर्मसार हो जाए, ह्यूमिलिएट हो जाए। ये जो ह्यूमिलिएशन का पक्ष है, डराने का पक्ष है, ये लिंचिंग की एक खास एलिमेंट है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और ये अब फैल रहा है। सिखों के साथ भी इन्होंने करने की कोशिश की, इन्होंने आप देखिए ईसाइयों के साथ भी करने की कोशिश की। ये एक ऐसा फीचर है जिसके खिलाफ अगर सारे लोग मिलकर के नहीं खड़े होंगे तो ये सदियों से हो रहा है भारत में।
सब सवाल ये है कि अब फैल रहा है तो हम लोग चिंतित हो रहे हैं, थोड़ा हमें इस पर भी गौर करना होगा। आपको तो आपने कहा कि सिर्फ भारत में होता है, मेरे ख्याल में अमेरिका ने भी अफ्रीकन कालों पर इससे ज्यादा जुल्म ढाया, और वो तो बैठने भी नहीं देते थे। वहां भी बहुत 19वीं और 18वीं सदी बहुत जुल्म किया उन लोगों ने उन पर। मेरा अब वहाँ सूरत-ए-हाल कुछ बेहतर जी नहीं। जी जी, लेकिन जब उन्होंने अपने यहाँ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन को लाया, जब वहाँ इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रीडम की बात आ गई, तो उन्होंने उन लोगों के साथ शादियां की, उन्हें अपनी जायदाद में वारिस बनाया, उनके साथ, और उन्हें अपना राष्ट्रपति तक बनाया। वो समाज अपने गुनाहों को लेकर के कफारा अदा करने की लगातार कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अभय साहब, आपसे जरा सा पर जानना चाहेंगे कि दलितों में क्या मुकम्मल तौर पर शऊर आ गया है, वो समझने लगे हैं कि उन पर कौन जुल्म कर रहा है, क्यों जुल्म कर रहा है, या अभी भी वो इस बात से खुश होते हैं कि चलो मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है या उनसे दुश्मनी करने में हमारा फायदा है? देखिए, आपने जो सवाल शुरू में उठाया था, तो मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। आपने कहा कि दलितों के अंदर में और पिछड़ों के अंदर में वो भी अपने आप को हिंदू के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं, और मुसलमानों के खिलाफ जो ये पूरा का पूरा जो माहौल है उसमें वो भी कूद पड़े हैं। ये मतलब ये बात इतनी सीधी नहीं है। देखिए, होता क्या है कि सोशल साइंसेज में इस तरह के बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो कि इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि दलित जो है, देखो, हिंदुत्व का फुट सोल्जर बन चुका है, हिंदुत्व का वो मतलब आगे आ गया है, हिंदुत्व का रथ को खींच रहा है। और हिंदुत्व के लोग भी कभी कभी क्या करते हैं, अलामती तौर पे उस कम्युनिटीज को अप्रोप्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे काम अंजाम देते हैं कि जैसे आपके अंदर में भी खदशा होता है। जैसे मान लीजिए कहीं राम मंदिर बन रहा है तो उसका पुजारी वो हो जाएंगे, या पहला जो संग बुनियाद रखने का कुछ काम होगा तो वो कर देंगे। या फिर पटना में भी एक हनुमान मंदिर था, वहां पर भी एक किसी दलित को पुजारी बनाया गया था। फिर क्या हुआ कि आदिवासी इलाके जो है आपको झारखंड के अंदर में, वहां पे जो सरना आदिवासी लोग हैं उनके इलाके से उन्होंने मट्टी वहां से लाया था। कुछ उनके बीजेपी से जुड़े हुए जो नाम नेहाद जो आदिवासी लीडर थे, उन लोगों ने वहां से मट्टी लाया था और अयोध्या लेके पहुंचे थे, और इस तरह का तासुर पेश किया जा रहा था कि अरे अरे देखो, ये तो आदिवासी समाज भी राम भक्ति में डूब चुका है, दलित लोग भी डूबे हुए हैं, बुद्धिस्ट लोग भी इसमें शामिल हैं, जैन भी शामिल है, पूरा भारत शामिल है इसमें। साथ तो होता क्या है, इसमें सच्चाई इतनी नहीं होती है। देखिए, सच्चाई इतनी नहीं होती। अगर हम उसी लॉजिक को अगर हम भी दोबारा बोलना शुरू कर दे, ओके ओके आदिवासी भी ऐसा ही हो गया, अरे देखिए पिछड़ा समाज भी हिंदू बन गया, दलित भी हिंदू बन गया, तो होता क्या है, हम उनके खेल में फंस जाते हैं, उनके खेल में। एक बात आप याद रखिए, बस मैं ये अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। एक बात याद रखिए कि जो दलित समाज है या आदिवासी समाज है या फिर पिछड़ा समाज है, वो कोई आसमान में नहीं रह रहा है। जैसा कि एडवोकेट साहब ने कहा कि जब दिन रात उसी तरह का प्रोपेगेंडा जब फैलाया जाता है, तो आप बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर में जो मीडिया के जो मवाद है उसको तनकीदी तौर पर पढ़ने और समझने की सलाहियत है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं डॉक्टर नहीं हूं तो बहुत सारी गोलियां और दवा देके मुझे पता नहीं चलेगा कि ये अच्छी कंपनी की बनी हुई दवा है या बुरी कंपनी की है। तो शम्स तबरेज साहब के पास तो ये शऊर है कि कौन सा मीडिया चैनल जो है कितनी सही खबर दिखा रहा है, कौन सा मीडिया चैनल गलत खबर दिखा रहा है। बहुत सारे गांव में, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, उनको लगता है कि टीवी पे जो चीजें दिखाई जाती है वो बहुत ही सही चीजें होती है। तो उनके दिमाग को वॉश करने की हर वक्त कोशिश हो रही है। और एक और बात याद रखिए कि जो लोग आज ताकत में बैठे हुए हैं और जोर जबरदस्ती और अपनी बालादस्ती लोगों के ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, वो सिर्फ बंदूक और पुलिस और फौज की बदौलत ही काम नहीं कर रहे हैं। उनके लोग सिविल सोसाइटीज में हर जगह उनके लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो कामगारों के बीच में काम करना हो, मजदूरों के बीच में, ताजिरों के बीच में हो, यूनिवर्सिटी के बीच में, नर्सेज के बीच में हो, सहाफी के बीच में हो, एडवोकेट के बीच में, हर जगह दलित बस्तियों में, पिछड़े में, यहाँ तक कि मुसलमानों के बीच में काम कर रहे हैं। और अगर आदिवासी और दलितों को कहेंगे कि अगर वो हिंदू बन गए हैं, हिंदूवादी सोच उनके अंदर में हो गई है, तो मैं आपको बहुत सारे मुसलमानों का भी नाम आपके सामने पेश कर दूंगा। बहुत सारे मुसलमानों का भी नाम मैं आपके सामने पेश कर दूंगा जो लोग उसी तरह की जबान बोल रहे हैं। तो मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि जो सांप्रदायिकता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसको फिरका परस्ती है, वो जो नेचुरल आइडियोलॉजी है वो आला जात के लोगों का आइडियोलॉजी है। वो जो आइडियोलॉजी है
वो जो आइडियोलॉजी है वो आला जात की आइडियोलॉजी है, उससे फायदा पसमानदा तबके को और नीचे तबके के लोगों को फायदा नहीं होने वाला। आप मुझे बताइए, अगर मैं दलित हूँ और मेरी बस्ती जो है गरीब इलाके में है, स्लम में है, वहां पे हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, तो मेरा क्या झगड़ा है मुसलमान लोगों के साथ? ये तो एलिट लोगों का, अपर कास्ट लोगों की लड़ाई है। चूंकि उनके पास मीडिया है, उनके पास ताकत है, तो वो क्या करते हैं, अपनी लड़ाई को ऑल इंडिया की लड़ाई बना देते हैं। उनको लगता है कि वो जो सोचते हैं वैसा ही पूरा हिंदू समाज सोचेगा और फिर पूरा भारत सोचेगा। तो इस तरह से हमें नहीं देखना चाहिए। हाँ, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि एक बहुत ही मौका परस्त एक तबका है, पिछड़े तबके में भी है, तो मुस्लिम तबके के भी अंदर में, वो दीगर तबके के अंदर में भी है, वो जैन समाज में भी है, वो क्रिश्चियन समाज में भी है, वो आदिवासी समाज में, वो बहुत चंद मुट्ठी भर लोग हैं वो मुसलमानों के अंदर में है। और वो जो मतलब शिद्दत पसंदी का वो जो परचम थामे हुए सिर्फ कुछ फायदे के लिए, मैं बता रहा हूँ, चंद फायदे के लिए। तो ऐसे लोगों को हमें नजरअंदाज करना चाहिए और हमें लार्जर एक बड़ा इत्तेहाद के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि हर जगह खुद मुसलमानों में एक तबका है जो बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी से काम लेता है और हर जगह है। आपने दलितों के ताल्लुक से अच्छी बात की है। एडवोकेट शाहिद साहब, आपने बार बार इस बात को कहा कि जो सो कॉल्ड सेकुलर है, सेकुलर नहीं रह गए हैं और एक दूसरा हल तलाश किया जाए। आपके जहन में क्या इस हवाले से? ये तो तकरीबन आप सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों जगह जो हुकूमत एक ही जहनियत के लोग करते हैं, जो बरहमनवाद की जहनियत है। जी साहब, अगर हम पूरी दुनिया की हिस्ट्री को उठाएं तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, और मुझे फख्र है इस बात का कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। उन्होंने 3 चीजें सिखाई: इल्म हासिल करो और जमात कायम करो, संगठित हो जाओ, और उसके बाद में जिहाद यानी स्ट्रगल करो। इन 3 चीजों को पूरी दुनिया में जिस कौम ने उठाया, जिस कौम ने अपनाया, वो सब कामयाब हुए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में जो आंदोलन चलाया था कालों के लिए, जो वहां पर ब्लैक्स के साथ में होता था, वो हमारे मुल्क में मुसलमानों के या दलितों के साथ होता रहे। उन्होंने यही चीजें वहां पर अपने लोगों को बताई, समझाई कि साहब आप इल्म हासिल कर लीजिए, संगठित हो जाइए और संघर्ष करिए। इस मुल्क के अंदर चूंकि दलितों के ऊपर अभी शिवा बहन ने भी कहा कि बहुत जमाने से चल रहे हैं साहब, और हमारे राजा महाराजा ने उसमें काम नहीं किया क्योंकि उन्होंने सोचा उनके समाज का मसला है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब उनकी कौम में बाबा अम्बेडकर साहब पैदा हुए तो उन्होंने यही 3 बातें कही ना: शिक्षित बनिए, संगठित हो जाइए और अब संघर्ष करिए। और उन 3 चीजों का वो होने के बाद आज तमाम पार्टियां, चाहे मजबूरी में सही, वो दलितों को मॉब लिंचिंग वगैरह की पीछे से तो कर रही हैं, लेकिन उनके लीडरों को खुश करने के लिए तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। यानी उनके बिना कोई काम चलेगा नहीं, क्योंकि वो लोग संगठित हो गए, शिक्षित भी वो लोग हो रहे हैं और वो संघर्ष भी कर रहे हैं। अब उनका संघर्ष रोजी रोटी का संघर्ष नहीं है, अब उनका संघर्ष सत्ता का संघर्ष है। हमारा संघर्ष अभी भी रोजी रोटी का है, हमारा संघर्ष अभी जिंदा रहने का है। बिल्कुल सही कहा, हमारा संघर्ष अभी रोजी रोटी का, भी जिंदा रहने का हमारा संघर्ष है। वो इस संघर्ष से बहुत आगे बढ़ गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीजों को उन्होंने अपनाया, वो आगे बढ़ गए। हम लोग नहीं अपना रहे। हम लोग तो बस यही करते हैं कि इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे, इस बार बीजेपी को वोट देंगे, इस बार आप पार्टी को वोट देंगे, इस बार उसको देंगे। हम लोग कहाँ संगठित है? बताइए, पूरे भारत के अंदर कहाँ पर हमारा संगठन है? कौन हमारा नेता है? जोड़ दें शायद साहब कि अभी जो मुसलमानों की जहनियत बन गई है, लेट मी कंप्लीट, बीजेपी को हराना है। लेट मी कंप्लीट। पूरे मुल्क के अंदर बताइए कहां पर मुसलमानों के संगठित हैं, कहां पर इनका कोई सा लीडर है, कहां एक मुसलमान के पीछे या एक जमात के पीछे चलने को तैयार है, कहां पर ये लोग एजुकेटेड हैं? जिहाद या संघर्ष तो बहुत बात की बात है। पहले जो प्राइमरी चीज है एजुकेशन, वही नहीं है। दूसरी चीज जो मतलब मजहब के 2 लोग भी अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें भी जमात कायम करने की कहता है, एक को लीडर बना लीजिए। कितना अफसोस की बात है, उस पूरी कौम का कोई लीडर ही नहीं है। इतनी ज्यादा जो 15 करोड़ 16 करोड़ या 20 करोड़ लोग हैं इस मुल्क के अंदर, तो इस मुल्क में इन लोगों का, यानी हम लोगों का तो यही हाल होना है फिर, जब हम संगठित नहीं होंगे। और जिस दिन हम संगठित हो गए तो आप यकीन रखिए पार्लियामेंट के अंदर भी आपकी सीटें आएंगी, असेंबली में भी आपकी सीटें आएंगी, और फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आपसे सीधे सीधे अलायंस करने की कोशिश करेंगी। और जब अलायंस होगा तो आपको मिनिस्ट्री भी मिलेंगी,
आपके लिए कानून भी बनेंगे, बल्कि कानून बनाने की ताकत आपके हाथ में होगी। और कानून बनाने की ताकत क्या होती है, अभी सबने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया। मोदी जी ने कहा 370 हटाओ, हटा दी। ट्रिपल तलाक पे कानून बनाओ, बना दिया। 2 मिनट लगते हैं जब आपकी ताकत वहां पर होती है। जब तक आप अपनी ताकत वहां पर नहीं पहुंचाएंगे और आप पिछले को बने रहेंगे, लोगों से मांगते रहेंगे, तो आप सिर्फ भिखारी रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इस भिखारीपन को खत्म करने के लिए खुदारा नबी वसल्लम के इन प्रिंसिपल को अपना लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन प्रिंसिपल को अपना करके अपनी कौम को आजादी दिलवाई, ये आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जिन प्रिंसिपल पे काम करके अपने लोगों को कामयाबी दिलवाई, ये साउथ अफ्रीका के जो नेशनल हीरो मंडेला साहब हैं, उनने जिन प्रिंसिपल पे चल करके अपनी कौम को ऊपर उठाया, आजादी दिलवाई, जब तक उन प्रिंसिपल पर नहीं चलेंगे हमारा कुछ नहीं होगा। यही कामयाबी का सूत्र है। हमारे दोनों मेहमान आपके तबसरे पर अपना तबसरा करना चाह रही हैं। आप बोलिए शिवा असलम। जी, मैं ये कह रही हूँ कि शाहिद साहब का इशारा पॉलिटिकल पावर की तरफ है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पॉलिटिकल और चुनावी राजनीति में पार्लियामेंट में जाने से अभी कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो जनमानस है उसको एक ख़ास तरह से प्रोग्राम किया गया है, और वो प्रोग्रामिंग ये सरकार रहे, वो सरकार रहे, ये लोग आए, वो लोग आए, इससे ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए समाज के अंदर जो दोस्ती है उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास और हमारे तौर तरीके, लेकिन बहुत सारी बातों में मुझे यहाँ पर ये कहना होगा कि हमें अपनी दुकान अलग नहीं सजानी है। हमें अपने पूरे जो भारतीय समाज है उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल हैं, उसमें डिसेंट लोग हैं, उसमें न्यायवादी लोग हैं, उसमें गलत को गलत कहने वाले लोग हैं। हमें उनके साथ एकता बनानी है। अगर हम ये सोचते हैं कि मुसलमान सारे एक हो जाएं और कुछ होगा, मुझे नहीं पता क्या उनका इशारा इस तरफ था, लेकिन अगर ये इस तरफ था, ऐसा होगा नहीं ना, ऐसा मुमकिन है। आज इस डिबेट के बाद बाहर निकल के सारे मुसलमान, मतलब ये एक परसेप्शन, रॉन्ग परसेप्शन है कि मुसलमान को एक चीज है। भाई मुसलमान अभी शिया में बटे हैं, सुन्नी में बटे हैं, फिरकों में बटे हुए, ऐसा कुछ है नहीं। और ये आइडियलिज्म कहीं नहीं है दुनिया में, मुस्लिम किसी भी मुस्लिम समाज में नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने लगातार हमारे लिए भी लड़ाई लड़ी और हर कमजोर के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने लगातार ये देखा कि कैसे नैतिकता समाज में बनी रहे, उसके लिए वो जेल भी गए और उन्होंने जाने भी दी, ठीक है। उन लोगों को हम लोग ये नहीं बता सकते कि आज हम अपनी दुकान अलग सजाएंगे और इससे कोई रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। भारत की जो पूरी डाइवर्सिटी है वही हमारी एकता की आधार होनी चाहिए। उसके साथ, उसके इज्जत के साथ हम लोग उसको अपना लें, और कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हम लोग सरकारों को लेकर के जो हम बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि कोई भी सरकार हो, हमने यही देखा है। लेकिन जब दलितों के साथ हो रहा था या औरों के साथ हो रहा था, तब हम भी चुप थे, तो हमें लग रहा था कि ये उनका मामला है। तो आज कुछ और लोग भी शायद चुप हैं। मुझे यही लगता है कि हमें जब CAA NRC बाकी भारत के लिए आया तो हम सब जग गए, और हमने तब देखा कि असम में क्या हुआ। असम में तो कई साल से चल रहा था, तब हम नहीं देख रहे थे असम में क्या हो रहा है। परेशानी यही है कि हम बहुत ज्यादा बटे हुए हैं और लार्जर यूनिटीज पर हम काम नहीं कर रहे हैं। लार्जर यूनिटी पे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ये मेरा यही ख्याल था कि कोई मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मुसलमान एक हो जाए, इसमें कोई हल है इस मसले का। अभय कुमार साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं अपना तबसरा करने के लिए मैं वेट कर रहा था। आपने एक बात कही थी कुछ देर पहले कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे सेकुलर पार्टियों हो, सब एक ही ज़हनियत से काम करती हैं। जरा सोचिएगा कि ये मुझे लगता है कि बहुत ही मैं ये कह रहा था कि किसी की भी हुकूमत हो, बीजेपी की या कांग्रेस की, जो काम काज करने वाले जो लोग, जहनियत एक होती बरहमनवाद वाली जहनियत, मतलब निजाम वही लोग चलाते हैं। ठीक है। देखिए, मगर कांग्रेस जी कांग्रेस में भी समझ रहे हैं जी आपकी बात एक तरह से सही भी है और एक तरफ से मैं उसको क्वालिफाई भी करना चाहूंगा। आप अगर ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत बदलने की वजह से बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं बदलता है, तो उस माने में आप सही हैं। लेकिन जैसा कि एडवोकेट साहब ने भी ये बात कही थी, तो थोड़ा मेरा उनसे इख्तलाफ इस बात की है। शिबा बहन ने भी ये बात कही है, मतलब उन्होंने उस बात को लाई है वहां पे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मौलाना आजाद की उस बात को आप याद रखिए, या जो कि हिंदुस्तान की जो आप क्या कहेंगे कि जो
जंगे आज़ादी की जो लड़ाई थी या जो उसका स्पिरिट था, उसका जज्बा था, उसको आप याद रखिए कि मजहब अलग अलग हो जाने की वजह से हमारे जो मसाइल हैं, जो हमारे सेकुलर मसाइल हैं, सेकुलर का मतलब कि लादीनियत वाला नहीं, जो हमारे रोजी रोटी कपड़ा मकान जी ये जी जो हमारे मसाइल हैं वो बिल्कुल हमारे अलग नहीं हो जाते। एक किसान के तौर पे अगर शम्स तबरेज साहब के जो प्रॉब्लम होंगे, मैं अगर उसी गांव में कोई अभय है तो उसका भी वही प्रॉब्लम। तो मुझे तो ये लगता है कि जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं वो लोग एक साथ मिल के पॉलिटिक्स करे तो ज्यादा बेहतर है, एक साथ मिल के काम करे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप मुस्लिम सोसाइटी को भी अगर आप देखेंगे, सोशोलॉजिकली अगर आप देखना चाहेंगे तो उनके अंदर में भी डाइवर्सिटी है। और उस डाइवर्सिटी को अगर आप चाहेंगे जज्बात में आके कि उस पर हम पर्दा डाल दे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जरा सोचिए आप कि जब माइनॉरिटी कम्युनिटी एक कम्युनिटीज की बुनियाद पे अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेगी तो मेजोरिटी कम्युनिटी को कितना आसान हो जाएगा अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का। तो मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, ना शम्स तबरेज साहब को, ना हमारे एडवोकेट साहब को इलेक्शंस लड़ने से और अपनी पार्टी बनाने से मैं रोक रहा हूँ। हिंदुस्तान में सबको बराबरी का हक है और मैं इस तरह की भी दलील नहीं दे रहा हूँ कि अरे ये साहब अगर इलेक्शंस नहीं लड़े होते तो वो सेकुलर पार्टियां जीत जाती। मुझे पता है कि इस तरह की इल्जाम तराशी भी होती है। इस भारत में सबको इलेक्शंस लड़ने का हक है, नतीजे क्या आते हैं हमारे हाथ में नहीं होते हैं। लेकिन मेरी ये दिली ख्वाहिश है, मेरा ये सियासी शऊर है कि अगर शम्स तबरेज साहब और हमारी सोच एक है तो हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। हम एक तरह से सोचते हैं लेकिन हम अलग अलग मजहब या अलग अलग मिल्लत में पैदा हुए हैं, इसलिए हमारी पार्टियां मिल्लत की बुनियाद पे होनी चाहिए, मजहब की बुनियाद पे होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का स्पिरिट नहीं है। ये कहने के बावजूद मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि सेकुलर पार्टियों ने इंसाफ नहीं किया। ये बात मैं बार बार लिखता रहा हूं, बार बार ये बातें मैं बोलते रहा हूं, मैं उनका दिफा नहीं कर रहा हूं। और जो भी नाम यहाँ सेकुलर पार्टियों, ना मैं उनका रुकन हूं, ना मैं उनका तर्जुमान हूं। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अगर आप एक अलग से एक प्रोग्राम रखेंगे, मैं भी ये बताऊं कि आजादी के बाद, आजादी से पहले कितने सारे हुकूक मुसलमानों को मिलते थे और आजादी के बाद बहुत सारे हुकूक उसको वापस ले लिए गए। दलित मुसलमान की कैटेगरी खत्म कर दी गई, रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। ये सारे नाइंसाफियों को मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर कोई चीज में गड़बड़ी है, अगर उसको दुरुस्त करके काम चलाया जा सकता है तो एक अलग चीज है। और एक चीजों को फेंक देना, अंग्रेजी में कहावत है ना, थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ टैब, मतलब जो बच्चों का जो नहाने का जो टैब होता है उसको बच्चे की तरह हम नहीं फेंक सकते हैं। उसके साथ बहुत कमी है, मुलायम सिंह जी में कमी है, आरजेडी में भी कमी है, कांग्रेस में कमी है, लेफ्ट में कमी है। लेकिन उनको एक ही तराजू पे तोलना, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हमारी जल्दबाजी होगी। बहुत शुक्रिया। डिबेट में हम लोग एक दूसरे टॉपिक पे चले गए, एक बड़ा टॉपिक अपने आप में, हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप का या मुस्लिम लीडरशिप वाली पॉलिटिकल पार्टी का। कई मरतबा इस पे डिबेट में बहस हुई और एक अच्छा टॉपिक आप लोगों ने दिया है, तो हम अगले दिनों में इस पर डिबेट और डिस्कशन रखेंगे। कि ये भी बड़ा सवाल होता है, शाहिद साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है। कभी कभी ये भी सवाल उठता है कि क्या मुसलमान अपना किसी को लीडर मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हर कोई अपने आप को लीडर बताता है। जो कोई है अपने आप को लीडर बनना चाहता है, कोई दूसरे की बात नहीं सुनता है। तो उस वक्त तो लीडरशिप में क्राइसिस भी है, कई सारे लीडर्स भी है, यानी लीडर का बुहरान भी है और लीडर की बहुतात भी है। दोनों तरह का मसला हमारे सामने है। पॉलिटिकल पार्टियों की लंबी फहरिस्त है, सब लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमानों की सियासत कर रहे हैं। तो बेशुमार पॉलिटिकल पार्टियां जो मुसलमानों की बनी हुई अपनी अपनी है, खुद उनमें आपस में अलायंस नहीं है, तो ये लोग आपस में कम मुतहिद होंगे। अभी बिहार इलेक्शन होगा, आप देखेंगे कई सारी अलग अलग पहचान वाले सिर्फ मुस्लिम पार्टियां होंगी। तो इन सबको मुत्तहिद करना भी एक बड़ा मसला है, इस पर हम अलग से एक खास बातचीत रखेंगे। अब वक्त भी हो रहा है, मगरिब की अज़ान भी हो गई है, तो हम ये सिलसिला बंद करेंगे। लेकिन कुछ देर आखिरी कमेंट आप सब लोगों का ले लेंगे। जो हमने बात शुरू की थी मॉब लिंचिंग से, कि एक तो हुकूमत की तरफ से मुझे लगता है कि उन लोगों को खामोश इशारा है, उन पर कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि इन लोगों का इस्तकबाल किया जाता है। ये जेल जाते हैं, चंद दिनों में इनको जमानत मिल जाती है। लेकिन समाजी तौर पर हम लोग कैसे इस सिलसिले को रोक सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है? क्योंकि इन सब वजहों से क्या है कि एक डर का माहौल पैदा होता है। माँ डरती है अपने बेटों को बाहर भेजने से, भाई डरता है अपने छोटे भाई को बाहर तनहा जाने से। तो जो डर है, खौफ है समाज में, ये कैसे खत्म होगा? इस पर कैसे समाजी तौर पर काबू पाने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं? इस पर आप लोगों की क्या राय है? कुछ अपना तबसरा कीजिए ताकि हमारे जो व्यूअर्स है उनको एक मैसेज भी मिले। देखिए, मैं इस पर सिर्फ एक छोटा सा मेरा है कि
सियासत ये कह रही है कि तुम फला से नफरत करो, और सियासत के मुताबिक फला से नफरत कर रहे हैं लोग। ये जो समझ है, इस पर काम करने की जरूरत है। समाज के अंदर दोस्तियां बढ़ाने की जरूरत है। अगर आज मैं अपने जिंदगी को देखूं तो हो सकता है मुझे मेरे पड़ोसी से तकलीफ मिली हो, मुझे मेरे खानदान के किसी रिश्तेदार से तकलीफ मिली हो। फैमिली कोर्ट में चले जाइए तो मियाँ बीवी पर मुकदमे कर रहे हैं, सास बहू पे मुकदमे कर रही है, भाई भाई एक दूसरे पर जायदाद के झगड़े कर रहे हैं। लेकिन सियासत कह रही है कि नहीं नहीं, तुम्हारा दुश्मन हम तय करेंगे, हम जिसको बता रहे हैं आप उससे नफरत करो। ये हिंदुओं को भी समझना है, ये मुसलमानों को भी समझना है, और समाज में निकल के इस पे बात करनी है कि भाई सियासत की वजह से नफरत मत कीजिए। अपनी जिंदगी में देखिए कि आपको तकलीफें पहुंचाने वाले कौन लोग हैं, लेकिन आप नफरत किसी और से कर रहे हैं। तो ये जो एक दोस्ती है, एक दूसरे के घरों में आना जाना, एक दूसरे को बेहतर जानना, और फिर ये तय करना कि ये तो हमारे ही जैसे हैं, ये बहुत आसान हो सकता है। लेकिन ये दोस्तियां समाज के स्तर पे और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम अपनी जबान बेहतर करें, हम अपने अखलाक बेहतर करें, हम बाहर निकल के उन दोस्तियों की कदर करें, इज्जत करें, और एक दूसरे के से मिलना जुलना बढ़ाएं, एक दूसरे के त्योहारों में जुड़े। समाजी तौर पे तो हम यही कर सकते हैं। बाकी का काम जो है वो सियासत और पुलिस का है। वो जब तक नहीं मानेंगे और कोर्ट जब तक सेंसिटिव नहीं होंगे और वो तय नहीं करेंगे कि हर हालत में एक नया कानून बने, तब तक तो और कुछ नहीं हो सकता। शायद साहब आप सबसे सीनियर हैं तो आपका तबसरा सबसे आखिर में लेंगे ताकि वो इख्तितामी कलिमात होंगे आपके। इससे पहले हम अभय कुमार साहब आप क्या कह रहे हैं? जी देखिए, आप बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हमारे हाथ में जो कुछ है हम करेंगे। जैसे कि मिलत टाइम्स ने इस मौजू को जिस तरह से मेन स्ट्रीम की मीडिया ने इस पे बात करने से, जैसे कि आपने अपने प्रोग्राम में भी कल दिखाया था कि इस पे गुरेज कर रही है, इसे कतरा रही है, इसे भाग रही है, और यही एक मामला होता कि हिंदू धर्म का अपमान हो गया होता तो दिन रात इसके ऊपर बहस चली होती। तो सबसे अच्छा तो काम आपने किया कि इस पे बहस की, इस मौजू को आपने मंजरेआम पे लाया और हम लोगों को मौका दिया, इस बातों को अपनी बातों का अपनी इजहार राय का एक मौका दिया। तो मैं तो कहूंगा कि ये जो मिनिमम हम कोशिश ये कर सकते हैं, जो अपने तरफ से जो सहाफी और इंटेलेक्चुअल के तौर पर हम ये कर सकते हैं, इस तरह की कोई भी वारदात हो तो इसको हम फौरन इसको नोटिस लें, इसके ऊपर हम इसको फैलाएं, इसका डॉक्यूमेंटेशन करें, और इसमें जितने भी मुतालिका जितने भी पार्टी हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे अदालत हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे सहाफी हो, उन तक इस बात को पहुंचाएं और जागरूकता फैलाएं, बेदारी फैलाएं। और ये बात हमको मुसलमानों के बीच में भी, गैर मुसलमानों के बीच में, दलितों के बीच में भी हमको कैंपेन करना होगा। बेहतर हो कि कुछ इस तरह के तंजीम बने जो कि इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन करे और लगातार काम करे, इस तरह के लगातार बेदारी पैदा करे, और पॉलिटिशियंस को ये लग जाए कि भाई अगर इसके ऊपर हम बोलेंगे नहीं तो हमें वोट नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा ही होता है। जब तक हमारे अंदर से बेदारी नहीं पैदा होगी तब तक ऊपर बैठे हुए जो शासन करने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे। और आपको मैं बता रहा हूँ, आप जरा सोचिए एक मिनट, अगर किसी मतलब अपर कास्ट के लोगों के साथ कुछ नाइंसाफी हो जाती है तो आप देखिए कितना लोगों की फहरिस्त लग जाती है उनके घर जाने के लिए और उनके साथ अपनी मतलब हमदर्दी का इजहार करने के लिए। लेकिन वही कोई दलित और कोई मुसलमान के साथ जब कुछ हो जाता है, लोग आवाज नहीं खोलते, खासकर मुसलमान के मामले में आवाज नहीं खोलते। क्यों नहीं खोलते हैं? क्योंकि मुसलमान को एक विलेन के तौर पे बना दिया गया है। तो आपका काम, मेरा काम यही है कि कम से कम लोगों को सोचने के लिए मजबूर करें कि एक जान की कीमत, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे एक जान की कीमत चाहे वो दलित हो, चाहे कोई पासमानदा हो, चाहे अशराफिया हो, चाहे कोई औरत हो, चाहे कोई मर्द हो, चाहे कोई गोरा हो, चाहे काला हो, हिंदुस्तान का कोई शहरी हो, सबकी जान की कीमत उतनी ही है। और किसी के साथ ना इंसाफी होगी तो हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब इक्वालिटी एंड जस्टिस को जमीनी तौर पर नाफिज करने के बिल्कुल, लिए इसका कोई मजहब से कुछ लेना देना नहीं, इसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान के आइन में सबको फ्रीडम है, आजादी और देखिए, जो पॉलिसीज इश्यूज है उस पर बहस हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिसी इश्यूज पे बहस हो सकती है, उसमें तकरार हो सकता है, उसमें अलग अलग राय हो सकती है। आप बताइए, मजहब को लेके 2, 4, 5 अगर उलमा एक साथ बैठ जाए, पंडित बैठ जाए तो वो एक सर फोड़ लेंगे। 5 अगर लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल एक साथ बैठ जाए तो इंडियन सोसाइटी का कैरेक्टर क्या है, मतलब इसका नेचर ऑफ स्टेट क्या है, इसके ऊपर मतलब हंगामा हो शुरू हो जाता है। तो बातों के ऊपर इख्तलाफ होना एक दूसरी बात है, लेकिन जान किसी की नहीं जानी चाहिए, खून किसी का नहीं बहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात है। आपकी क्या राय है एडवोकेट शाहिद अली साहब? शम साहब, बड़ी सिंपल सी बात है, कमजोर की बात कोई नहीं सुनता, कमजोर की बात कोई नहीं मानता। अभी पूरे देश भर में आंदोलन चले थे
तो मोटा भाई ने कह दिया मैं तो एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, कर लो क्या करोगे मेरा। अरे साहब तो जेल में गए, मोटा भाई कहने की वजह से जेल रह करके आए, 7 महीने। कोई बात नहीं है। तो मोटा भाई प्यार में कहा जाता है। गुजरात में मोटा भाई का मतलब होता है बड़े भाई, तो मोटा वहाँ परिवार के अंदर मोटा भाई कहते ही है बड़े भाई को। यहाँ पर क्या है, बात क्या है, जब कमजोर की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना कोई सुनता है। कमजोर को तो छोड़ दीजिए, जो जुडिशरी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ताकतवर है और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो कानून तो सिर्फ पार्लियामेंट में बनता है, और पार्लियामेंट में आप जा नहीं सकते। 70 साल से आप बेवकूफ बन रहे हो। भले आप कुछ भी कहें, कितने भी चाशनी वाले अल्फाजों में ये बात को कहें कि साहब इसके साथ मिलके उसके साथ मिलके 70 साल से सर 72 साल से जिस सिस्टम को हम लगातार झेल रहे हैं और लगातार फेल होते आ रहे हैं, 72 साल से ज्यादा और कितनी बार बेवकूफ बने भाई? एक बार आदमी बेवकूफ बने, 2 बार बेवकूफ बने, 3 बार बेवकूफ, 72 ईयर से बेवकूफ बन रहे, तो इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की तो कोई सीमा है नहीं। और तीसरी बात, अलायंस की जो बात है, मैंने ये नहीं कहा अलग हो जाइए, अपना अलग हो जाइए, मैंने कहा है अपना संगठन बना के उनसे अलायंस कीजिए। फर्क है दोनों चीजों में, अलग नहीं जा रहे हैं। जब तक आप पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे आपका कोई कानून नहीं बनेगा। अगर आपकी मिकदार पार्लियामेंट में होती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बनाइए, आप कानून बनाते नहीं बनाते? बीजेपी ने बनाया नहीं बनाया? आपके कुरान के खिलाफ भी कानून बनाया, क्या कर लिया आप लोगों ने? सबने जो मन में आया कानून बनाया, क्या कर लिया? क्योंकि उनकी पार्लियामेंट के अंदर ताकत है, उस ताकत का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ताकत हमारी डेमोक्रेसी ने दी। डेमोक्रेसी आपको भी नहीं रोकती है, सही कहा बिल्कुल, किसी को नहीं रोकती डेमोक्रेसी। आप आइए ना, उस लायक बनिए ना। अब पार्लियामेंट में आप कैसे पहुंचेंगे? पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए आपको अगर कोशिशें करनी होंगी तो आपको कोशिशें करनी होंगी। लेकिन आप सोचें मैं कांग्रेस का एमपी बनकर चला जाऊं या दूसरी जमात का एमपी बनकर चला जाऊं, तो आपका मुंह नहीं खुलेगा। पार्टी लाइन से ज्यादा आप कुछ बोल नहीं सकते, तो फिर क्या फायदा पार्लियामेंट में जाने का भी? तो इसलिए सोचने की बात है और इस पर काम करने की बात है। मेरा मैसेज सब लोगों के लिए है, और जिनकी भी समझ में आ गया है वो वाकई में समझ में आ जाएगा, इंशाल्लाह काम भी करेंगे। आप मुझसे बात कर लें। आपकी बात में एक बात का और इजाफा करेंगे कि हिंदुस्तान में तो पॉसिबल है कि दीगर पार्टियों की तरह कुछ ऐसी पार्टी भी हो जिसकी लीडरशिप मुसलमानों के हाथ में, उनके भी अपने एमएलए हो, एमपी और उनका अलायंस हो, जैसे आरजेडी का कांग्रेस के साथ अलायंस हो, उस तरह की ऐसी भी पार्टी हो जिसकी लीडरशिप मुसलमान के हाथ में, उसका अलायंस हो। और ये ताकत मिल जाती है तो कभी 2-4 सीट वाले भी वो मतलब किंग मेकर बन जाते हैं। आप हरियाणा की मिसाल अभी सामने है, दुष्यंत चौटाला ने नई पार्टी बनाई, कांग्रेस का वोट काटा और बीजेपी के साथ सरकार बना ली, डिप्टी सीएम बनेगा। उनकी एक ताकत है, फिर पॉसिबल है, और इस पर गौर करना चाहिए भारतीय मुसलमानों को भी, आम लोगों को भी, कि सियासत में आप अपनी ताकत बना सकते हैं। और अलग पार्टी बनाने के मकसद नहीं कि आप सेकुलर पार्टियों के खिलाफ हैं। मतलब कितनी सारी कांग्रेस से निकल करके या जनता दल से निकल करके 10 सारी पार्टियां बनी है, सब पार्टियां आपस में एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। तो अगर मुसलमान भी कुछ ऐसा करता है तो उनको फिरका परस्त कहना या अलग सियासी रास्ता तलाश करना नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसी समाज का एक हिस्सा होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों को भी मेरे ख्याल में समझना चाहिए कि हम उनको अपने अलायंस में शामिल करें, इत्तेहाद का हिस्सा बनाए, साथ लेकर चले। लेकिन बदकिस्मती से भारत में होता है कि अगर कोई मुसलमान किसी पार्टी का सरबराह होता है तो फौरन उन्हें बीजेपी की बी टीम कह दिया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है। तो एक इशू है जिस पर गौर करने की जरूरत है। आप सब ने हमें ज्वाइन किया और मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से आपने हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हमारी कोशिश है कि आइंदा भी हम इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे। हम लोगों ने मिलर टाइम्स में एक प्रोग्राम बनाया है कि हफ्ता में हमें 2 डिबेट करना है, ताकि जूम के जरिए हमें एक फैसिलिटी भी मिल गई है। तो हम इसका फायदा उठाते हुए हर हफ्ता में 2 डिबेट करेंगे, एक जुमेरात को, एक इतवार को, और आप जैसे दानिश्वर मुफक्किरीन को हम शामिल करेंगे। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने हमारी दावत मुख्तसर सी नोटिस पे कबूल की, आइंदा भी आप शर्त बख्शेंगे, हमारी दावत कबूल करेंगे और अपने ख्यालात से, अपने व्यू से कौम को, मुल्क को, आवाम को फायदा पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप सब ने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया, और आप तमाम व्यूवर्स का भी शुक्रिया जो हमें यूट्यूब पर देखने लाइव किया। आप सब ने इसे देखा और ये प्रोग्राम बाज़ाब्ता अपलोड होगा तो आप इसे देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।